वागले की दुनिया का हर एक कैरेक्टर कुछ न कुछ कहता है और आज हमारे साथ हैं हर्षद जी, जो कि बिकॉज हम लोग सेट पर हैं तो ऑफ कोर्स कैरेक्टर वाला नाम मैंने लिया, जिनका कैरेक्टर आजकल कुछ ज़्यादा ही कह रहा है, काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। सो हेलो अमित जी। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। और आज हम जिस सेट पर बैठे हैं वागले की दुनिया का है और मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है किसी कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ एक कैफ़े का सीन चल रहा था, कल का था ये। अच्छा। अभी आज खाली ऐसे ही रखा हुआ है, तो ऐसा है। बाकी मेन सेट तो हमारा दूसरी जगह पर है। प्लीज़ बताइए कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी है? बस बहुत बढ़िया, और फुल बिजी हूँ वागले में। कंटिन्यू सुबह से लेके शाम तक शूट चलते रहता है और बस चल रही है लाइफ। आपका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है, रीज़न क्या है वो बताइए अपने फैंस को। किस तरह से क्या क्या वो रीजंस आए जिससे आप अमित हर्षद जी एकदम ऊपर आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी है कि एक रोल के पीछे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, और नो डाउट हमारे जो डायरेक्टर हैं समीर सर, दीपेश जी, अमित कानारे, ये सारे भी मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी मेहनत जेडी सर की है, जेडी मजीठिया। वो यहाँ पर कैसा होता है वागले में कि जितने भी एपिसोड्स यहाँ पे एपिसोडिक ये है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, रेगुलर डेली सोप जैसा नहीं है। ये एपिसोडिक मतलब एक स्टोरी होती है और 5-6 एपिसोड और फिर वापस दूसरी स्टोरी। तो हर एक स्टोरी का ग्राफ, उसका नरेशन जेडी भाई खुद करते हैं, जेडी सर। सो बहुत इजी हो जाता है कैरेक्टर। एक हमें पता होता है कि ये कैरेक्टर ऐसा बिहेव करेगा, ये ऐसा बिहेव जाएगा, और बस उसी हिसाब से चलते हैं, काम करते हैं। जहाँ सभी लोग कमर्शियल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहीं पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो शोज़ हैं वो जेडी सर के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। हाँ। आपके सारे शोज़ में बल्कि देखूँ तो मैक्सिमम शोज़ उनके हैं, है ना? हाँ, तो कभी आपने सोचा नहीं क्या रीज़न है उनके साथ इतने सालों से जुड़े रहने का? नहीं, जेडी भाई मतलब हेड्स ऑफ प्रोडक्शन जेडी भाई, आतिश भाई, जो मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ आतिश भाई का, क्योंकि इस शो में आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न आतिश जी हैं, आतिश कपाड़िया, जो वागले के राइटर रह चुके हैं। उन्होंने क्रिएट किया है वागले। तो उनके साथ में बहुत पुराना बॉन्डिंग है मेरा। अच्छा। हेड्स ऑफ के साथ में, मतलब खिचड़ी 1 के टाइम से मैं हेड्स ऑफ से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। सो काफ़ी ईज हो जाता है काम करने में जी। कि वो सिर्फ बोलते हैं और मुझे पता चल जाता है कि इनको क्या चाहिए। जी। और राइटिंग में ही पता चल जाता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ये बोलना चाहता है, इस तरह से बोलना चाहता है, तो बहुत अच्छा कंफर्ट हो जाता है। तो खिचड़ी वाला तो अभी भी मैं देखती हूँ काफ़ी रील्स बन रहे हैं, वो जो डाइटिंग पे हूँ, समोसा बिना चटनी और लहसुन के खाऊंगी, बहुत सारे रील्स जो हम मतलब देखते आ रहे हैं। हमने तो शो भी देखा हुआ है, लेकिन एक न्यू जनरेशन के लिए जो लोग नहीं जानते होंगे कि खिचड़ी टाइप एक शो था, उनके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट हो चुका है। खिचड़ी तो मतलब कल्ट, अपने आप में कल्ट एक चीज़ हो गई है कि वो जैसे कि एक वो होता ना, जाने भी दो यारो वगैरह, कैसे एक कल्ट मूवी हो गई, वैसे एक कल्ट शो हो गया है जी। कि इसलिए तो इसके इतने सारे सीजन्स भी आ गए। हाँ। और मूवी आ गई है, खिचड़ी 1, खिचड़ी 2, और मैड कॉमेडी है, मैड कॉमेडी, इसलिए मज़ा आता है वो सब चीज़ करने। बट जो ओरिजिनल वाला था, पहला वाला, उसको कोई बीट नहीं कर पाया। हाँ, नहीं, वो कर भी नहीं पाएगा ना, सीधी बात है। शोले वापस बनाने जाओगे थोड़ी बनेगा। हाँ, सही बात है। अच्छा, इस शो में मुझे लगता है, या फिर बहुत सारे लोग जो टीवी इंडस्ट्री में हैं, बहुत ही अच्छा थिएटर बैकग्राउंड लेकर आते हैं, और आपका भी है ना? प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट, कैसे स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें? मैं से अराउंड 18 साल के आसपास से थिएटर कर रहा हूँ, गुजराती थिएटर, कमर्शियल थिएटर, और मैंने बहुत से प्लेस किए और करते आ रहा हूँ। लास्ट मैंने किया था 2016 में, जो कि मैसिव हिट हुआ था गुजराती इंडस्ट्री में। उसके बाद फिर ये वागले चालू हो गया तो 21 से, तो फिर इतना टाइम मिला नहीं वापस थिएटर की ओर जाने का, लेकिन हाँ बहुत मिस करता हूँ थिएटर को। और थिएटर तो क्या है ना कि थिएटर तो मैं कहता हूँ कि जो भी एक्टर है सबको थिएटर करना चाहिए।
अलग ही एक्सपीरियंस होता है उससे। अभी जैसे हमें बॉडी बनानी है तो जिम करते हैं हम लोग, तो वो जिम जो होता है उससे वो आपकी बॉडी को शेप मिलता है। करेक्ट है वैसे ही आपका जो क्राफ्ट है जी। वो थिएटर एक तरह से आपके वो परफॉर्मेंस को शेप देता है, जी जी आपके क्राफ्ट को शेप देता है। जी। तो थिएटर तो करना ही चाहिए। एंड आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड कि मुझे इतने साल थिएटर करने का मौका मिला, और करता ही है, आगे भी करता रहूँगा थिएटर। तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मेरा ये सवाल है, एन एक्टर विद थिएटर बैकग्राउंड, एन एक्टर विदाउट थिएटर बैकग्राउंड, क्या देखते हैं आप? देखिए मैंने ऐसे बहुत देखे हैं ऐसे एक्टर्स जो थिएटर से आते हैं ना, तो स्क्रीन पे कैमरा के सामने फ्रीली उनको ज़्यादा वो बताना नहीं पड़ता है कि कैसा है क्या, वो अपने हिसाब से पता चल जाता है कि स्क्रीन क्या, अपना सीन क्या डिमांड कर रहा है। तो वो जो थिएटर से आता है वो स्क्रीन पे बहुत कंफर्टेबली परफॉर्म करके चला जाता है। लेकिन स्क्रीन पे से जो थिएटर पे जाता है, जो इतने हजारों लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करना, तो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्क्रीन टू थिएटर, थिएटर टू स्क्रीन इज इजी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थिएटर तो करना ही चाहिए, तो स्क्रीन ऑटोमेटिक इजी हो जाता है। हम कुछ अच्छे शोज़ के बारे में बात, आपके सारे शोज़ अच्छे हैं नो डाउट, बट कुछ ऐसे शोज़ जो अभी तक मतलब दिलों में छाए हुए हैं, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। सारा भाई मैंने बहुत पहले, जबकि ये 1 में किया था, सारा भाई 1 में, वो भी छोटा सा कैमियो किया था, तभी मतलब शुरुआत ही थी मेरी भी। और वो भी पूरा रोल जो था वो आतिश सर ने ही डेवलप किया था, एक इंस्पेक्टर का कुछ तो भी था। और बहुत इम्प्रॉम्प्ट होता है वहाँ पर सेट पे, छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती है, तो बहुत मज़ा आया था वो सारा। अच्छा, बट आपको क्या लगता है, अभी भी देखिए एक रूपाली हैं, अलग हैं, मतलब सब लोग अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं और सब लोग सक्सेसफुल हैं, आप भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, शो कर रहे हैं, तो हाउ डू यू सी एक शो ने कितनों को कितना बड़ा स्टार बनाया? या यू नेवर नो कि मतलब एक शो से कोई जैसे शाहरुख खान SR के सर हैं, वो टेलीविजन ही करते थे, सर्कस वगैरह, वहाँ से कहाँ पहुँचे, स्टार्ट किया, वहाँ से यू नेवर नो कि कौन कहाँ से। अभी कितने, जैसे भी रवि दुबे सर है, वो रामायण कर रहे हैं फिल्म, हाँ, और अपना खुद का प्रोडक्शन भी, अब तो वो शोज भी है, बना रहे हैं, मतलब स्टार्ट तो टेलीविजन से किया बिल्कुल। तो यू नेवर नो कि आपका रास्ता कहाँ पर है, वो मंजिल कहाँ लेके जाती है, यू नेवर नो। लेकिन एक चीज़ मैं इस पे पूछना चाहूँगी, टेलीविजन एक्टर का ना लोग समझते हैं कि एक टैग लग गया है, बहुत सारे टीवी एक्टर्स हमारे साथ भी आते हैं इंटरव्यू के लिए और बोलते हैं मुझे टीवी एक्टर मत बोलना, क्योंकि इनफैक्ट सॉरी, लेकिन कई जगह पर मैंने ऐसे देखा है खुद कि जहाँ पे कोई ऑडिशंस वगैरह चलता है, तो वहाँ पे तो बाकायदा बोर्ड मारा जाता है कि ओनली टेलीविजन एक्टर्स आर नॉट अलाउड। रियली? या ऐसा बोर्ड मारा जाता है, क्योंकि जैसे अभी देखे जाए तो जितने भी ये ड्रामा वाले हैं, तो ये लोग समझते हैं कि टेलीविजन जो एक्टर है वो सिर्फ लाउड एक्टिंग कर सकते हैं, ऐसा, वो बट ऐसा कैमरा नहीं है, होता है, वो कैमरे ऐसा की नहीं क्वालिटी। होता है। बट अभी क्या एक्टर होता है, वो टेलीविजन में काम करे, वेब सीरीज में काम करे, फिल्म में काम करे, थिएटर में काम करे, एक्टर होता है। आप उसको ऐसे कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आपने कभी फेस किया है कोई ऑफर और पता चला होगा कि आप टीवी बैकग्राउंड से हैं और आपको ना देखे, आई मीन जस्ट दैट रीजन, फॉर दैट रीजन? मैंने ऐसा कभी फेस किया नहीं है, लेकिन देखा है। अच्छा। बहुत से मेरे कलीग हैं जो पता चलता है कि ये डिजर्व करता था ये रोल के लिए, लेकिन बिकॉज वो टेलीविजन कर रहा है उसे वहाँ पर नहीं चांस मिला। मैंने देखा है ऐसा, लेकिन टचवुड मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो स्कैम 2 जो था वो करने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट, वागले का कमिटमेंट था मेरा, सो मैं नहीं कर पाया। बाकी वहाँ पे बहुत मेजर रोल एक मैंने छोड़ा है और आज भी रिग्रेट करता हूँ कि क्यों नहीं कर पाया मैं।
मुझे ज़्यादा जानना है इस बारे में, क्या था प्लीज़ बताइए वो रोल। नहीं, मैंने एक फिल्म की थी हंसल सर के साथ में, फराज करके, बहुत छोटा सा एक नहीं उससे भी पहले, सॉरी, स्कैम 1 में। जी। स्कैम 1 में मैंने ऑडिशन दिया था मुकेश छाबरा जी के वहाँ पे, तो आई वॉज बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, मतलब और फिर ऑलमोस्ट मैं सिलेक्ट हो गया था फॉर हंसल मेहता का अपना इसका भाई, अपना ये जो थे अपना स्कैम 1 किस पे था, प्रतीक गांधी, उसका बड़ा भाई। हाँ। तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया था, लेकिन बिकॉज मेरी हाइट ज़्यादा थी तो वो उसके लिए मैं थोड़ा रह गया। फिर मौका मिला हंसल सर के साथ में काम करने का, यहाँ पर फराज में। फराज में एक छोटा सा कैमियो मैंने किया था, वहाँ पे हंसल सर मिले थे, तो तभी ये सारी बातचीत हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं था जी। और फिर उन्होंने कहा कि एक बार स्कैम 2 के लिए ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया और हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन मतलब सब कुछ हो गया था कि ये डेट्स, इतनी डेट्स में इतने काम करना, ये वो XYZ सब सारे कमर्शियल्स वगैरह सब डिसाइड। लेकिन फिर वहाँ पे शूट डिले हुआ और यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे अचानक मेरा ज़्यादा आ गया, तो ये नहीं कर पाया। जेडी भाई ने बोला कि नहीं हो पाएगा, सो मैं कुछ कर नहीं पाया, तो मतलब ये पहला कमिटमेंट है, तो इसको डिच करके वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ जी। सो हाँ, दुख तो होता है क्योंकि इतना बड़ा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, बट ठीक है, ऊपर कुछ और लिखा होगा। बिल्कुल, ऊपर लिखा था ना रामायण करना। बिल्कुल। रामायण भी मैंने की है जी। अभी शूट खत्म हुआ है, उसमें मैं छोटा सा कैमियो है, लेकिन नीतीश सर थे, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे नीतीश सर के साथ काम करना है एक बार। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही काम था, इसलिए मैंने जेडी भाई से परमिशन लेके बोले ठीक है कर लो। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रामायण का और लाइफ टाइम वो याद रहेगा, पर मज़ा आया, आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने किया रामायण। ये किसके साथ शूट था, मतलब कौन कौन से और एक्टर थे? रणबीर सर के साथ में शूट था, रणबीर कपूर और साई पल्लवी, वो जो लीड कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक सीन था छोटा सा, तो बस वो मज़ा आया, वो एक एक्सपीरियंस करने के लिए। आई एम श्योर वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन होगा जो आपका होगा। एक चीज़ और बताइए अमित, क्या होता है कि जो महाभारत हमने पहली वाली देख ली है, रामायण पहली वाली देख ली है, उसके बाद बहुत सारे महाभारत और रामायण बने, लेकिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो दिमाग में शायद वो अरुण गोविल की इमेज है कि वही भगवान राम है, दीपिका है, वही सीता है, इस तरह से कैरेक्टर्स, नीतीश भारद्वाज, कृष्णा, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको लगता है कि एक फिल्म बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, या किस तरह से ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? रामायण जो है ना, रामायण मैं समझता हूँ कि अपने आप में उससे बड़ी कोई स्टोरी लाइन नहीं हो सकती, मतलब ये तो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर आप उसे छोटी इसमें कॉम्प्रेस करके करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना जस्टिस दे पाएंगे, इसलिए रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 दो बन रहा है फिल्म में। अच्छा। और जैसा रामायण है वैसा ही पोर्ट्रे हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा सिंप्लिसिटी के साथ में, जितना सिंपल होगा। अभी उसमें कुछ और आप एक्स्ट्रा लार्जर देन लाइफ करने चाहो तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ये इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि राम वनवास गए थे तो सादा सिंपल एकदम। हाँ। तो उसको फिर ग्लोरीफाई करके आई डोंट थिंक सो कि वो चल पाएगा, और उसको मैं नहीं समझता कि 1-3 घंटे में आप वो बता पाओगे कि रामायण कैसा है। उसको या तो 2 पार्ट, फिल्म की 2 पार्ट लगे, या तो फिर वेब सीरीज लगे। तो ये दोनों एक साथ शूट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? दोनों एक साथ शूट हो रहे हैं, और आई थिंक सो शूट हो भी गया, मेरा पार्ट खत्म हो गया जी, और आई थिंक सो शूट हो भी गया है, लेकिन अभी चल रहा होगा कुछ प्री प्रोडक्शन वाला काम। तो अभी तो कुछ डेट भी आई थी कि 2026 को रिलीज़ हो रही है। आई वाज थिंकिंग कि 25 में रिलीज़ होगी, लेकिन 26 में रिलीज़ हो रही है। ओके।
और अपने कुछ अच्छे रोल्स के बारे में बताइए जो आपको बहुत फेवरेट लगते हैं। फेवरेट तो मैंने एक ये किया था अपार्ट फ्रॉम, अभी तो मुझे ये बेस्ट कॉमेडी के लिए अवार्ड अवार्ड मिला मिला ना। राइटर के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमेडी मैंने एक शो किया था कॉल्ड तुझसे है राब्ता। वहाँ पे मैंने नेगेटिव प्ले किया था। 2-3 दिन का कुछ काम था, 3-4 दिन का, लेकिन वो रोल 3-4 दिन में इतना क्लिक कर दिया कि वो चैनल ने कहा इसको कंटिन्यू करो। कम से कम 4-5 महीने कंटिन्यूस चल रहा वो नेगेटिव, और वो बहुत मज़ा आया था। थोड़ा एक अलग कुछ करने मिला था जी। तो बहुत मज़ा आया था वो नेगेटिव रोल करने में। अभी तक तो वहाँ पे वो बहुत मज़ा आया था। इवन ये हर्षद तो ऑलवेज मेरे दिल के करीब ही रहता है। अच्छा। क्योंकि अब वागले के और देखा जाए वागले में जी। तो ये कैरेक्टर है हर्षद का, हाँ। वो सबसे अलग है। मतलब वो पानी के जैसा है, वो इमोशन भी कर सकता है, वो एक दायरे में बंद नहीं है। वो इमोशन भी कर सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, कॉमेडी भी करता है, और सब प्यार भी करता है। सब 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 A to Z जो आप सोचो, नेगेटिव भी है ये, पॉजिटिव भी है, जी। सब कर सकता है। इसलिए मुझे ये हर्षद बहुत मज़ा आता है करने में। हम बोलते हैं ना कि टाइप कास्ट हो जाते हैं, एक तरह के रोल में ही बहुत डिमांड होने लगती है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जैसे आपने सारे जो शोज़ किए, एक तो आपने सारे हिट शोज़ किए हैं, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई छुप गया कि आपका कैरेक्टर, आपने कोई ऐसा शो किया जिसको किसी ने पता भी नहीं चला और वो छुप गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारे शोज़ आपके हिट रहे हैं और ऑफ कोर्स सब जानते हैं आपको। तो कभी लाइफ में ऐसा आया है कि सिर्फ कॉमेडी के लिए ही, एक ये राब्ता वाला आपने बताया नेगेटिव, बट कितने ऐसे ऑफर्स थे जो सिर्फ कॉमेडी के लिए, या कोई आपने सीरियस रोल करना चाहा होगा, आपको ना मिला हो? नहीं, टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। नहीं, होता है, बहुत होता है कि टाइपकास्ट हो जाते हैं आप, कि एक बार जैसे कुछ कॉमेडी करो तो फिर कॉमेडी करते रहते हैं। हाँ, मतलब स्पेशली अगर भगवान वाला रोल करो तो और ज़्यादा। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा स्कैम में एक बहुत रोल मैंने छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा मुझे। तो ऐसा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो टाइपकास्ट के कारण बंद कर देते हैं, बोले मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मीडिया इंडस्ट्री है, शो बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप दिखोगे, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। करेक्ट। हाँ, भले समझो कॉमेडी है, टाइपकास्ट कर रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी आप सोचोगे अभी मैं 2 साल 3 साल घर पे बैठ जाऊँ, मुझे ये टाइपकास्ट वाला रोल नहीं करना है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप 2 साल 3 साल घर में बैठ गए। उल्टेगा, आप तो गायब हो जाओगे, भूल जाते हैं लोग भूल जाएंगे। सीधी सी बात है, आप गायब हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि भले टाइपकास्ट भी हो तो, लेकिन करना चाहिए। अगर कोई सामने ऐसा लगे कि नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे मुझे राब्ता में मिली थी अपॉर्चुनिटी, तो वो कर लेना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए। तो वो ये बताइए, मीडिया में रहने वाली बात से एक चीज़ और मुझे याद आ गई, ये जो पैप्स वाला कल्चर आया है कि आप कॉफ़ी पीने जाएं, सर इधर देखिए इधर देखिए क्या कहना है, कितना पसंद करते हैं? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी ऐसा जाते होंगे, बट फिर भी पर्सनली कितना पसंद करते हैं? क्या आप कभी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे? नहीं, मैं बहुत सिंपल और सादा, एकदम सीधा आदमी हूँ। मुझे ये सब नहीं पसंद है। हाँ, हालांकि मैं कभी जाता हूँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह में तो लोग पहचान जाते हैं कि फ़ोटो वगैरह सब क्या, वो ठीक है, वो ऑडियंस का प्यार है सब। लेकिन ये नहीं होता कि सर सब पकड़ लेते हैं, ये वो वैसा, मतलब जो पेड ये जो करते हैं जी, कि भाई पेड पब्लिसिटी के भाई सर ये वो हाँ। मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैं नहीं करता हूँ। आई थिंक उर्फी जावेद ने कुछ ज़्यादा है इसको मैं कमेंट नहीं करता। नो कमेंट, ओके। बट बिग बॉस जैसे शोज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिग बॉस के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत जिगरा चाहिए वहाँ पर, वो वहाँ पे रहने के लिए। कभी मुझे मौका मिला नहीं है, लेकिन सुना है बहुत, वहाँ पे बहुत पेशेंस चाहिए। मेरे जैसा आदमी आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे रह पाएगा, लेकिन अगर मौका मिले तो शायद सोचूंगी, ट्राई कर सकते हैं या लेकिन मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे हवा में बहुत बोलते हैं ना, वो
नेगेटिविटी बहुत होती है वहाँ पे कि अच्छा। ये करना है वो करना है, इसलिए मैं नेगेटिव जोन पे नहीं रह पाता हूँ। ऐसा है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल शोज़ बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं। आप देखेंगे तो कोई शो आता है 6 महीने में, 3 महीने में बंद हो जाता है, तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के, इट्स नॉट दैट कि कोई स्टार्टअप है इस तरह से। क्या लगता है, और इसमें आपका वागले की दुनिया है इतना बढ़िया चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, दो चीज़ होती है। एक तो सेम रिपीट स्टोरी लाइन होती है, सास बहू वाली, ये वो, तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी इतना चलता है। और दूसरा कि अगर कोई शो अच्छा है लेकिन प्लेटफॉर्म गलत है, चैनल गलत है, तो भी बंद हो जाएगा। अभी रही बात वागले की, तो टचवुड वागले के साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीट ऐसा कोई सेम स्टोरी लाइन सास बहू वाली बात है। और दूसरा कि इसको चैनल जो मिला है सब टीवी, वो ऐप प्लेटफॉर्म है कि यहीं पर ये चीज़ रिलीज़ होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि वागले का स्केलेटन ही अलग है कि भाई एक कहानी 3-4 एपिसोड, कहानी 3-4 एपिसोड, तो बहुत सी वैरायटी इस पे मिलती है। और ये अपने आप में एक नया ही शो है, मतलब नई चीज़ ही है जो हेड्स ऑफ लेके आए। और चलता रहेगा। अभी तक तो 4 साल तो हो गए और टचवुड के चल रहे अभी। और मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम होता है ऑफ रिकॉर्ड, जहाँ पे सुमित कुछ गाना वाना आप लोग सुमित करते सर हैं। तो बहुत हमारे शो की जान है, हमारे सेट की जान है सुमित राघवन जी। और यार मस्त है, वो गाना वाना गाते हैं कभी कभार। और हम लोग को कभी ऐसे सेट पे बहुत काम किया है सर, मज़ा नहीं, मतलब थोड़ा थक गए, एक हो जाए जी। तो उनको मूड आता है तो कभी गाना वाना, कभी तो इवन सुबह सुबह जब भी हेलो हाई करते हैं तभी तो गाना गाते गाते हेलो हाई होता है। अरे वाह वाह हमारा तो ऐसा हंसी खुशी का माहौल है, फुल पॉजिटिव। हाँ ऐसा लगता है कि कॉलेज कैंपस में आए, शूट करने नहीं आए। जी जी। तो वैसा मज़ा आता है यहाँ पर। ओके अमित जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से मिलेंगे जल्दी आपसे म्यूजिकल प्रोग्राम के साथ। या Yes. थैंक यू वेरी मच।